रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाहबाज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा, आज के दिन की कहानी पे बढ़ूँ लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ अपडेट भी दे देता हूँ। दोस्तों, इस समय आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और जहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर उसके दिल पर, उसके जहन पर चोट दी है, वहीं आज पाकिस्तान ने भी कुछ कायराना हरकत करने की कोशिश की है। उसने दिल्ली जैसे शहर और कुछ अन्य शहरों पर मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, हमारी इंडियन आर्मी, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, उसने पाकिस्तान के मंसूबों को, जो नापाक उसके मंसूबे थे, उसको नाकाम कर दिया और उसकी सारी मिसाइल, सारी ड्रोन्स जो थी वो हवा में ही मार गिराई। और दोस्तों, लगातार पाकिस्तान जो है वो कुछ नापाक हरकतें कर रहा है और हमारा जो देश है वो उसकी नापाक हरकतों को ना कि निस्त नाबूद कर रहा है, बल्कि उसके घर में घुसकर उसकी जो आर्मी के ठिकाने हैं और जो अलग अलग जगहों से जहाँ से वो नापाक हरकतें कर रहा है, उसको वहीं पर घर में घुसकर मार भी रहा है। लेकिन दोस्तों, कल के दिन मैंने आप लोग को हमारे एक वीर अब्दुल हमीद, परमवीर चक्र विजेता, उनकी कहानी मैंने आप लोग को सुनाई थी, जिन्होंने अकेले पाकिस्तान के 7 टैंकों को महज एक राइफ़ल से चकनाचूर कर दिया था। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैंने आप लोग को इतनी बेहतरीन कहानी सुनाई और आप लोगों ने उस पर व्यूज़ दिए मुझे मात्र 300। तो ऐसा क्यों हुआ, आप कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज की सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद में आप लोग का दिमाग घूम सकता है। दरअसल मुंबई के अंदर एक जगह लगती है ठाणे। ठाणे का नाम तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुन रखा होगा। आप अगर मूवीज़ वगैरह देखते हैं, मुंबई का कोई सीन होता है तो उसमें ठाणे का जिक्र ज़रूर आता है, ठाणे पुलिस स्टेशन। और यहीं पर एक इलाका है मीर भयंद्र इलाका, और इसी इलाके की ये पूरी कहानी है। अच्छा, ये जो पूरा इलाका है ये समुद्री इलाके से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, यानी वहाँ पर बीचेस भी हैं। अब दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि बीच पर जो लोग घूमने के लिए जाते हैं तो वो अक्सर वहाँ पर कुछ पानी की बोतल्स हैं या फिर चिप्स के पैकेट कुछ इस तरीके से फेंक देते हैं। तो जो प्रशासन रहता है साफ़ सफाई के लिए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता है। इसलिए कुछ सफाई कर्मी जो होते हैं वो सुबह सुबह जाते हैं और बीच को साफ़ करते हैं, क्योंकि लोग घूमने के लिए आते हैं। और ऐसे ही अगर ये सारी चीज़ें पड़ी रहेंगी तो बीच बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, तो फिर कौन घूमने आएगा। अब इसी क्रम में 2 जून साल 2023 को सुबह सुबह के तकरीबन 7 से 8 बजे के आसपास कुछ स्वीपर्स जो थे वो वहाँ पर सफाई करने के लिए पहुँचते हैं। अब वहाँ पर सफाई कर रहे हैं, कोई बोतल को उठा रहा है, कोई कुरकुरे के पैकेट को उठा रहा है, कोई चिप्स की पन्नी को उठा रहा है, कोई सिगरेट की डिब्बी को उठा रहा है। इस तरीके से उठाते हैं और इसी बीच में कुछ लोगों की नज़र पड़ती है कि समंदरों के बीच में जो लहरें हैं, उन लहरों में, यानी वो एक तरीके से रेतीली ज़मीन पर, वहाँ पर पानी भी आ रहा है लहरों के ज़रिए। वहाँ पर एक बैग है जो कभी लहरों से इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। यानी वहाँ पर लोगों को देख के ऐसा लगता है कि ये बैग है या फिर क्या है। फिर जाकर लोग नज़दीक से देखते हैं। अच्छा, अब लोगों को ये लगता है कि शायद किसी का बैग यहाँ पर रह गया। फिर किसी को ये लगता है कि जहाज़ से कोई निकलता होगा तो उसका गिर गया। तो लोगों में बहुत उत्सुकता भी होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ कीमती चीज़ है। लिहाजा वो जो लोग होते हैं तुरंत दौड़ कर जाते हैं, उस बैग को खींचतान कर बाहर लेके आते हैं और बहुत ही उत्सुकता के साथ में उस बैग को खोलते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उस बैग को खोलते हैं तो आधे से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनकी वहीं मौके पर ही चीख निकल जाती है। कुछ लोग पीछे हटते हैं, क्योंकि उस बैग के अंदर जो था उसे देखने के बाद में हर किसी का कलेजा कांप जाता है। अब दोस्तों, जितने भी ये लोग उस बैग के चारों तरफ थे, जब इनमें से कुछ लोगों की चीखें निकलती हैं तो आस पड़ोस में जो कुछ और लोग भी थे वो भी दौड़े दौड़े भागे भागे इस बैग के पास आते हैं। अब जैसे वो बैग के अंदर का दृश्य देखते हैं वो भी घबरा जाते हैं। तुरंत नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन कर दिया जाता है। अब सुबह सुबह पुलिस के पास जब इस तरीके से फ़ोन पहुंचता है तो पुलिस भी चौंक जाती है कि सुबह सुबह क्या मामला आ गया। लिहाजा पुलिस जब पूरी बात सुनती है तो दौड़ी दौड़ी भागी भागी सीधा वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर सूटकेस था। और सूटकेस को जाकर जब खोला जाता है तो पता ये चलता है कि सूटकेस के अंदर एक डेड बॉडी है। लिहाजा पुलिस लोगों की मदद से उस डेड बॉडी को बाहर निकालती है। कुछ लोग उस डेड बॉडी के फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। अच्छा, वहाँ पर देखने से ये मिलता है कि ये जो महिला है जो इस ब्रीकेस के अंदर मिली है, उसको पीली रस्सी से बांधा गया है और साथ में साथ इसने पिंक कलर की टी-शर्ट पहन रखी है जिस पे लिखा हुआ है बीइंग योरसेल्फ। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इस महिला का सर मौजूद नहीं है, यानी ये जो डेड बॉडी थी ये बिना सर की डेड बॉडी थी, यानी धड़ ही बस वहाँ पर मौजूद था। और ये जो सूटकेस था ये अल्फ़ा कंपनी का था। लेकिन इस लड़की के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था जिसमें ओम और त्रिशूल बना हुआ था। अब कुछ लोगों ने जब फोटोग्राफ्स क्लिक किया तो देखने से तो ये लग ही रहा था कि ओम और त्रिशूल का टैटू बना हुआ है, तो लड़की देखने से पता चल ही रहा है कि लड़की हिंदू है। अब कुछ लोगों को ये लगने लगा कि हो सकता है कि ये मामला लव जिहाद का हो।
लिहाजा पुलिस वालों के पास में भी इस पूरी घटना का कोई जवाब नहीं था। पुलिस वालों को ये भी नहीं पता था कि आखिरकार ये डेड बॉडी आई कहाँ से, डेड बॉडी है किसकी और कातिल कौन है। अब चूंकि दोस्तों पुलिस वालों को इस पूरी घटना के बारे में अभी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं, इधर लोगों ने अपना माइंडसेट बना लिया था कि लड़की हिंदू है और कत्ल करने वाला ज़रूर लव जिहाद के एंगल से उसने कत्ल किया होगा। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इस तरीके के कत्ल होते नहीं हैं। लोगों ने जो अपना माइंडसेट बनाया था, लोग अपनी जगह ठीक थे, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को लोगों से मतलब नहीं होता है। पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। लिहाजा पुलिस अब इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, क्योंकि पुलिस को अभी ये भी नहीं पता था कि लड़की कौन है, कहाँ से आई है, इसका नाम क्या है, क्योंकि ये लड़की की जो डेड बॉडी है वो एक बीच पर मिली है। अब ये ब्रीफकेस जो है, सूटकेस जो है, कहाँ से बहकर आ गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लिहाजा पुलिस जो थी सबसे पहले इस लड़की की फ़ोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया, एक्स और इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह पर शेयर करती है ताकि कहीं से इस महिला की जानकारी मिल सके। लेकिन दोस्तों जितने भी थानों में अलग अलग जगहों पर पुलिस ने सूचना भिजवाई थी, तो कई बार ऐसा होता है, चाहे जितने ही थानों में सूचना भिजवा दो, चाहे कहीं पर कुछ खबर भिजवा दो, कहीं से पता चल जाए, पता चल नहीं पाता। सेम कुछ इस केस के अंदर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि कहीं पर भी इस केस के बारे में कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। अब 2-4 घंटे तक तो पुलिस वाले इंतजार करते रहते हैं कि किसी थाने से कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाए कि कहीं पर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई है, उसके आधार पर पुलिस छानबीन कर ले। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले महज इस इंतज़ार में रुक भी नहीं सकते थे, क्योंकि डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। लिहाजा पुलिस को इस डेड बॉडी के पास में जो भी चीज़ें मिली थी, उन्हीं को एविडेंस बनाकर, उन्हीं को आधार बनाकर पुलिस इस पूरे केस में बिना रुके छानबीन करती रहती है। क्योंकि पुलिस वालों को यहाँ से एक बैग मिला था जो कि अल्फ़ा कंपनी का था, इसलिए पुलिस वाले उस बैग को आधार बनाकर छानबीन शुरू करते हैं। साथ के साथ एक टी-शर्ट मिली थी जो कि पिंक कलर की थी, और उसके साथ में एक पीले कलर की रस्सी मिली थी। इन सारी ही चीज़ों को आधार बनाकर पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी। लेकिन पुलिस को इन सारी चीज़ों से भले ही कुछ ना मिले, लेकिन पुलिस को एक सबूत जो पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद ये काम कर जाए, और वो था इस लड़की के हाथ पर बना हुआ ओम और त्रिशूल का टैटू। लिहाजा पुलिस जो थी ओम और त्रिशूल के उस टैटू को अपना आधार बनाती है, और सबसे पहले इस पूरे इलाके के अंदर ये पता करने की कोशिश करती है कि ऐसा कोई टैटू आर्टिस्ट है जिसने कभी भी इस टैटू को बनाया हो। क्योंकि आज के इस ज़माने में टैटू आर्टिस्ट, जो कि ऑनलाइन का ज़माना है, तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही रहते हैं। लोग अपनी कलाकारी को, अपने हुनर को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर ज़रूर करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो टैटू बनवाते हैं तो उस बनवाने की भी वीडियो शूट करा लेते हैं ताकि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उस वीडियो को पोस्ट कर सकें। अब ऐसे में पुलिस वाले जो थे वो तमाम टैटू आर्टिस्ट को पता करते हैं कि कौन कौन है यहाँ पर, एंड उसके बाद में अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वो फ़ोटो दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुमने ये टैटू बनाया है या फिर नहीं बनाया है। क्योंकि दोस्तों अब पुलिस वाले ये तो सारी चीज़ें कर ही रहे थे, साथ के साथ कुछ एक्सपीरियंस लोगों को भी दिखाते हैं कि इस तरीके के टैटूज़ कौन बना सकता है, इतनी बढ़िया फिनिशिंग कौन दे सकता है, इतना अच्छा, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टैटू इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से कौन बना सकता है। तो इसमें पुलिस वालों को कम से कम 25 से 30 ऐसे नाम पता चलते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से जो टैटू है उसको बना सकते थे। लिहाजा पुलिस वाले उन 30 नामों को शॉर्टलिस्ट करते हैं और उन्हीं के आधार पर इस पूरे केस में छानबीन करते हैं। अब उसके बाद में पुलिस वालों की जो टीम होती है अलग अलग तरीके से अलग अलग टैटू आर्टिस्ट के पास जाना शुरू कर देती है। घंटे 4 घंटे की मशक्क़त होती है। फाइनली संजोग से पुलिस वालों को एक ऐसा टैटू आर्टिस्ट मिल जाता है जो इस टैटू की शिनाख्त कर लेता है, और वो कहता है कि अरे साहब, ये टैटू तो मैंने बनाया है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात उस टैटू आर्टिस्ट की सुनते हैं, पुलिस वालों की आंखों में चमक आ जाती है। पुलिस वालों को लगता है कि कम से कम ऐसा तो कोई व्यक्ति मिला जो इस टैटू की पहचान कर रहा है। उसके बाद में पुलिस वाले पूछते हैं कि भैया किसके बनाया था तुमने ये टैटू। तो जो टैटू आर्टिस्ट था ये सारा डाटाबेस चेक करता है और उसके बाद में बताता है ये टैटू मैंने किसी अंजलि नाम की महिला के बनाया था। एंड उसके बाद में वहाँ से उसी टैटू आर्टिस्ट से उस अंजलि का एक फ़ोटो भी मिलता है। अब पुलिस वालों को नाम पता चल चुका था अंजलि, साथ के साथ एक फ़ोटो मिल चुका था जो अंजलि का था। अब पुलिस वालों को लग रहा था ये केस अब ज़्यादा दूर नहीं है सुलझने से, इसलिए पुलिस वाले अब लोकेशन के आधार पर, उस फोटो के आधार पर इस अंजलि के घर के बारे में पता करते हैं। और संजोग से पुलिस को पता चलता है कि अंजलि जो है वो पास ही के इलाके की रहने वाली है। पुलिस वाले तुरंत अंजलि के घर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले अंजलि के घर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि अंजलि के घर पे तो ताला पड़ा हुआ है। अब जैसे ही पुलिस वाले इस अंजलि के घर पर ताला पड़ा हुआ देखते हैं तो पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि घर पर ताला पड़ा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि के घर का ही कोई कातिल हो। इसलिए पुलिस वाले जो थे अब अंजलि के इस घर के बारे में पता करते हैं कि इस घर पर कौन कौन रहता था। तो पड़ोसियों से जब पता किया जाता है तो पड़ोसी बताते हैं कि इस घर के अंदर अंजलि और उसका देवर जिसका नाम चुनबुन और उसका पति मिंटू रहा करते थे। अब पुलिस वाले ये पूछते हैं कि आखिरकार ये लोग कहाँ गए हैं, तो ये बताते हैं कि ये गायब तो बहुत पहले से थे, लेकिन आज के दिन आए थे और उसके बाद में ये लोग बैग वगैरह लेकर निकले हैं।
अब जैसे ही ये बात पुलिस सुनती है कि बैग वगैरह लेकर निकले हैं, तो पुलिस सीधा उन रेलवे स्टेशन पर और बस स्टैंड पर जाकर देखने की कोशिश करती है कि कहीं से इनके बारे में पता चल जाए। पुलिस की टीम तुरंत गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचती है एंड पुलिस को आखिरकार दादर रेलवे स्टेशन से इन दोनों की पुष्टि हो जाती है कि ये लोग दादर रेलवे स्टेशन पे हैं और वहां से पति मिंटू और देवर चुनबुन इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में इन दोनों को पुलिस थाने लेके आया जाता है। दोस्तों अगर देखें तो एक ब्लाइंड मर्डर था और महज 12 से 14 घंटे के अंदर ये जो पूरा केस था ऑलमोस्ट खुलने के करीब था। अब दोस्तों जब पुलिस इन दोनों से बारी बारी से पूछताछ करती है तो ये दोनों पुलिस को थोड़ी देर तक तो घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद में जो इस अंजलि का पति मिंटू होता है वो टूटता है एंड टूटने के बाद में पूरी कहानी बताता है। दरअसल मिंटू जो था वो पुलिस को बताता है बेसिकली हम लोग बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में चूँकि मेरी शादी हो चुकी थी, मेरा जो भाई चुनमुन है उसकी शादी नहीं हुई थी, तो काम के सिलसिले में हम दोनों भाई इसी मुंबई में थाने वाली जगह पर आ गए थे, ठाणे में, एंड वहाँ पर रहकर हम दोनों काम काज शुरू किया। उसके बाद में मैंने अपनी पत्नी अंजलि को भी बुला लिया। वो घर पे खाना बनाती थी, हम दोनों भाई मेहनत से मजदूरी किया करते थे और परिवार ठीक चल रहा था। लेकिन इसी बीच में इसी अंजलि के पति मिंटू को ऐसा लगता है कि उसकी जो पत्नी है, जब हम दोनों भाई ड्यूटी चले जाते हैं तो उस समय जो पत्नी है ये फ़ोन पर या फिर किसी से बातचीत करती है। जब इस बात का शक इसको हुआ तो ये अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है ये तो मरने वाले के साथ ही चला गया, लेकिन जो मिंटू बता रहा है वो यही बता रहा है। अब मिंटू इस बात से लगातार अपनी पत्नी के साथ में झगड़ा करता रहता है। पत्नी ये कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, इस तरीके की गलतफहमियों को अपने जहन से निकाल दो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारे लिए ही जीती हूँ, तुम्हारे लिए ही मरती हूँ। लेकिन मिंटू को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस अपनी पत्नी से आए दिन झगड़ा किया करता था। और इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 24 मई साल 2023। 24 मई साल 2023 को इन दोनों पति पत्नी के बीच में इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है। जब झगड़ा होता है तो उसी समय मिंटू जो था वो चाकू निकालता है और उससे अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में ये उसके शव को एक तरीके से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है, सारा खून बहा देता है, उसको सही तरीके से पैक कर सर को कहीं और फेंकता है और उस धड़ को बैग में पैक कर कहीं और फेंक देता है। और इस पूरे प्लान में वो अपने भाई चुनबुन को भी शामिल करता है। हालांकि मर्डर करने में उसने चुनबुन को शामिल नहीं किया था, लेकिन डेड बॉडी ठिकाने लगाने में उसने चुनबुन को शामिल किया था। उसके बाद में ये वहाँ से भागता है, पहले हैदराबाद पहुँचता है, फिर बिहार पहुँचता है। लेकिन जब खबरें सोशल मीडिया के थ्रू ये फ़ोटो जब वायरल होता है और न्यूज़ में आता है तो इस मिंटू को ये लगता है कि उसका भाई वहाँ पर अकेला है मुंबई में, हो सकता है कि वो फंस जाए। इसलिए ये बाहर वहाँ पर अपने भाई को लेने के लिए निकलता है और वहाँ से भाई को लेकर निकलने के बाद में ये दादर पहुँचता है, चूँकि दादर से इनकी वापसी में ट्रेन थी और वहीं पर ये दोनों अरेस्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति जो कि महज शक के आधार पर अपनी पत्नी को इस दुनिया से चलता करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कल के दिन आप लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे, तो मैं फैसला करता हूं कि परसों वाले दिन के कमेंट्स पढ़ता हूं, क्योंकि कल के दिन मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े ही नहीं थे। तो परसों वाले दिन आप लोगों के जो भी कुछ कमेंट्स आए थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। दोस्तों परसों वाले दिन आप लोगों के जो भी कुछ कमेंट्स आए थे, अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं। तो मंसूरी भाईजान लिखते हैं, शाबिद भाई जब तक युद्ध का माहौल है आप आर्मी के उन जवानों की कहानी और स्टोरी सुनाइए जो देश के लिए शहीद हो गए हैं और उनके परिवारों की कहानी। तो मंसूरी भाईजान जी मैंने कल कहानी सुनाई थी वीर अब्दुल हमीद की, फिर मैंने सोचा था कि और सिलसिला जारी रखूँगा, लेकिन आप लोगों ने उस वीडियो को बिल्कुल ही कम प्यार दिया। वीडियो महज 300 व्यूज़ पर रुक गई। एक खान लिखते हैं गुड स्टोरी भाई, तो एक खान जी शुक्रिया आपका। लेकिन मंसूरी भाईजान जी मैं सोच रहा हूँ एक बार ये सारी चीज़ें अगर नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो उसके बाद में मैं अपने देश के उन वीर जवानों की कहानी सुनाना शुरू करूँगा और मैं बताना शुरू करूँगा किस तरीके से हमारे देश के जवानों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है। एक खान ने लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है भाई। उसके बाद देव कुमार ने लिखते हैं जय हिंद, हमारे देश की आर्मी को दिल से सलाम और जीवन बेटियों को। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया देव कुमार जी, आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। खान जी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद खान लिखते हैं ये स्टोरी मैंने पहले सुन चुका हूँ, लेकिन आपकी स्टोरी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपनी पूरी स्टोरी सुनी और मुझे आपका अंदाज़ बहुत पसंद आया। तो राशिद खान जी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अनु भाई हैं लिखते हैं मलिक साहब कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया, अल्लाह आपको और तरक्की दे, इस तरह हमारा टाइम पास होता रहे। अनु जोधपुर राजस्थान से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सूरज लिखते हैं सबसे पहले नमस्कार सर आपको, आप बहुत ही अच्छा कहानी सुनाते हैं, मगर एक कहानी में पहले सुन चुका हूँ शम्स ताहिर खान से। तो सूरज कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं इंडियन आर्मी को दिल से सैल्यूट। तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत शुक्रिया। सुल्त्यागी लिखते हैं जय हिंद, रेनू सुल्त्यागी शहनाबरम शहर से। तो जय हिंद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
शाकिर हुसैन लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, नाजायज़ संबंध में अक्सर ऐसा ही होता है, कुवैत से सुनते हैं। बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं मलिक भाई जी आपकी कहानी सऊदी अरब से सुनते हैं और भाई हम पीडी नगर उन्नाव यूपी से हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये भी आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।